नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। ये जो चैप्टर है, ये पूरा पाठ यहाँ पर जो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये एकांकी के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एक उपन्यास का एक भाग ये चैप्टर है। और इसमें किस तरह से बेटी के विवाह के विषय में बताया गया है और यहाँ पर विवाह को यानी कि एक तरह से बेटी के विवाह को एक व्यवसाय की तरह जो लड़के वाले हैं वो एक व्यवसाय की तरह इसको लेते हैं। किस तरह से जो बहू है उनको ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, उनको ज्यादा पढ़ी लिखी बहू के नखरे नहीं उठाने हैं, क्योंकि वो घर से बाहर जाने की भी चेष्टा करेगी, उन्हें घर से बाहर भी नहीं भेजना है, घर के कामों में वो मन नहीं लगाएंगी। तो ऐसी लड़की उन्हें नहीं चाहिए कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी हो। और साथ ही शादी को एक व्यवसाय का नाम दिया है, एक बिजनेस का नाम दिया है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी कि किस तरह से यहाँ पर इस कहानी के पात्र, मुख्य पात्र हैं, वो किस तरह से अपनी बेटी के विवाह के लिए लड़का उनके घर में जब देखने आ रहा है तो तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत उनके बीच में आपस में चल रही है और क्या टर्निंग पॉइंट आगे कहानी में आने वाला है। क्योंकि उनकी जो बेटी है, जो लड़की है, वो बहुत ज्यादा सीधी और सरल है, उसको ये सारी चीजें दिखावा जो है वो उसको पसंद नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी होनहार सभ्य लड़की है और वो दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहती है और बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा गोरी नहीं है। तो इस कारण वो ये सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, यानी कि वो दिखावा करके सुंदर नहीं बनना चाहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो हमारा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, इसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा था और साथ ही हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता है, आप देख सकते हैं जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई है वो सारी बातें एक तरह से रूढ़िवादी मानसिकता को दिखाती है, यानी कि पुरानी सोच जो काफी समय से महिलाओं के प्रति जो सोच चली आ रही है, पुरानी सोच, बिल्कुल वही इस पाठ में दिखाई गई है। और उस पर प्रहार यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है और उससे साथ ही शिक्षा से जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जैसे कि लड़की पढ़ी लिखी थी और आगे उसने क्या कुछ कदम उठाया वो आप देखेंगे, कैसे कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है वो आप देखेंगे। तो शिक्षा के जो महत्व है और उससे उत्पन्न जो आत्मविश्वास है और साहस है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने शुरू कर लिया था, काफी सारी बातें यहाँ पर पढ़ी थी, शिक्षण बिंदु पढ़े थे मुख्य रूप से कि क्या क्या शिक्षण बिंदु हैं इस कहानी के। तो इसे कंटिन्यू करते हैं हम एक बार। तो देखिए ये जो पूरी कहानी है ये राम स्वरूप जी की है। राम स्वरूप जी किस तरह से अपनी बेटी के लिए जो जब उसे लड़का देखने वाले आने वाले हैं तो वो तैयारियों में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और बिल्कुल एक तरह से अपनी पत्नी और अपने नौकर को उन्होंने पूरी तरह से काम पर लगाया हुआ है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। अब यहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो भी घर के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त है, नाश्ता बना रही है क्योंकि मेहमान उनके घर पर आने वाले हैं। तो इस तरह से अब वो आपस में बातें कर रहे हैं और तभी उनके घर का दरवाजा जो है उस पर दस्तक होती है और उनके जो मेहमान है यानी कि जो लड़का और उसके पिताजी हैं, लड़का जो है उसका नाम शंकर है और उसके पिताजी जो है उनका नाम गोपाल प्रसाद जी है। तो यहाँ पर बातचीत होती है गोपाल प्रसाद जी और राम स्वरूप जी के बीच में। वो दोनों आपस में एक तरह से तुलना करते हैं अपने समय की और आज के समय की, बातों बातों में वो तुलना करते हैं कि कैसा उस समय का उस टाइम का समय था और कैसा आज का
समय है। तो इस तरह से अब यहाँ पर उनको नाश्ता पेश किया जाता है, उनको नाश्ता दिया जाता है और उसके बाद फिर जो राम स्वरूप जी है वो लड़का यानी कि जो शंकर है उससे बातचीत स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि आपकी छुट्टियां कब तक है, और वो कहते हैं कि कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है लेकिन वीकेंड है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। और फिर इस तरह से उनकी बातचीत आगे बढ़ती है। और अब यहाँ पर जो पंडित गोपाल जो गोपाल प्रसाद जी हैं, अब वो यहाँ पर बताते हैं कि राम स्वरूप जी आपस में बातें करते हैं कि कचौड़ियाँ उस जमाने में भी तो पैसे की दो आती थी, यानी कि वो अभी नाश्ता कर रहे हैं और उसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अब राम स्वरूप जी जब चुप हो जाते हैं तो वो कहते हैं गोपाल प्रसाद जी की जनाब, यह हाल कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल था जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। और इस तरह से ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं, बातें चल रही है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो राम स्वरूप जी हैं वो भी उनकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि वो जमाना तो रंगीन था। और इस तरह से अब जो टर्निंग पॉइंट है कहानी का वो यहाँ पर आता है कि जो गोपाल प्रसाद जी है, इन्हीं बातों बातों में यानी कि बातें जो चल रही थी उन्हीं बातों के बीच में वो एक लाइन कहते हैं, एक पंक्ति कहते हैं, और अपनी आवाज और अपने बोलने का तरीका, अपनी आवाज और अपने बोलने के तरीके को बदलकर वो कहते हैं, अच्छा साहब तो बिजनेस की बातचीत हो जाए, अच्छा साहब तो बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो अब देखिए क्या यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आप यह तकल्लुफ क्या करते हैं, यानी कि वो थोड़ी देर में थोड़ी देर तक उनको स्नैक्स जो है एक तरह से खिलाते हैं, देते हैं, पेश करते हैं। तो उसके बाद राम स्वरूप जी कहते हैं, तकल्लुफ किस बात का, हाँ हाँ यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर होता हूँ। यानी कि अब क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जो बातचीत है उसके मुख्य बिंदु पर हमें आना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो बातचीत होनी चाहिए। तो गोपाल प्रसाद जी थोड़ी देर बाद दबी आवाज में अपने बेटे से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान बकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले कि अब लड़की कैसी है। यानी कि अब जो राम स्वरूप जी है उनको गोपाल प्रसाद जी ने अच्छी तरह से भांप लिया है, देख लिया है कि बहुत सीधे हैं, घर भी ज्यादा खराब नहीं है, अच्छा घर है, परिवार है। और अब शंकर भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। अब क्योंकि देखिए गोपाल प्रसाद जी उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, तो शंकर कहता है कुछ नहीं। अब गोपाल प्रसाद जी उसको उसी चीज के लिए टोकते हैं फिर से कि झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए और मेज पर चाय की ट्रे रख देते हैं। यानी कि गोपाल प्रसाद जी अपनी बात को कंप्लीट नहीं किए होते हैं कि तभी राम स्वरूप जी आ जाते हैं हाथ में चाय की ट्रे लेकर। और अब वो कहते हैं आखिर आप माने नहीं, यानी कि एक तरह से वो जो कॉमन सी बातें जब किसी के घर पर जाते हैं तो मेहमान बनकर चाय के लिए कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप जी फिर से उनसे पूछते हैं, हाँ हाँ आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो फिर से गोपाल प्रसाद जी अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए कहते हैं कि मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज्यादा चीनी डालिएगा, मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं, एक तो चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, तो जायका क्या होगा। तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं
और इस तरह से उनकी बातचीत जो है चलती रहती है। अब गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। देखिए वो यहाँ पर ये जताना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके परिवार में जो एक तरह से जो लोग हैं या वो खुद है, तो वो कभी नहीं चाहते कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हो जिससे उनका बेटा शादी करे या बहुत देखने में बहुत सुंदर हो। तो इस तरह से वो बातें घुमा घुमा कर अपना अपना पॉइंट रखते हैं। कहते हैं कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय करे, सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, वाह वाह, आपने खूब सोचा। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही नहीं था, क्योंकि राम स्वरूप जी बहुत ज्यादा सीधे हैं और वो उनकी बातों को बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं, यानी कि उनकी बातों को वो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और वो इतना ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद जी उन्हें बातों बातों में काफी चीजें सुना रहे हैं, काफी चीजें बता रहे हैं। अब उन्होंने कहा समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? राम स्वरूप जी, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि अगर शादी हो रही है, देखिए ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर उन्होंने किया है कि अगर शादी करनी है तो वहां पर खूबसूरती का सवाल कितना होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी लड़की चाहिए कि जो बहुत ज्यादा सुंदर हो और एक तरह से सुशील ना हो, परिवार का ध्यान रखने वाली ना हो, समझदार ना हो, या आप एक नॉर्मल जो सामान्य जो लड़कियां इस तरह से होती है बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए, लेकिन जो परिवार को समझने वाली हो, परिवार का ध्यान रखने वाली हो। तो इस तरह से राम स्वरूप जी अपनी बात शंकर के सामने रखते हैं कि वो क्या विचार रखता है इस मामले में। अब लेकिन गोपाल प्रसाद जी की सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। वो बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं, यह बात दूसरी है राम स्वरूप, बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कैसे भी हो, चाहे वो पाउडर लगाकर सुंदर हो, चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम और आप तो मान भी जाएंगे, यानी कि एक तरह से हम पुरुषों को तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पिता को या बड़े बुजुर्गों को, लेकिन घर की जो महिलाएं होती हैं, सास जो होती है, नंदे जो होती हैं, जिठानी जो होती है, वो हमेशा चाहती है कि उनकी बहू, उनकी देवरानी, उनकी जिठानी, उनकी भाभी कैसी हो? सुंदर हो। तो इस तरह से घर की औरतें तो राजी नहीं होंगी, आपकी लड़की तो ठीक है ना? तो इस तरह से अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, यानी कि आपकी लड़की सुंदर तो है ना? वो यही पूछना चाहते हैं कि आपकी लड़की सुंदर तो है। तो इस तरह से अब वो बातें करते हैं और राम स्वरूप जी उनसे कहते हैं, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। अब वो कहते हैं कि जायचा जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। तो यहाँ पर राम स्वरूप जी कहते हैं कि अगर इसको भगवान के चरणों में रख दिया जाए तो समझो मिला ही है। लेकिन गोपाल प्रसाद जी एक और बात निकाल देते हैं। वो कहते हैं, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। और कहते हैं, लेकिन हाँ, जो मेरे कानों में ये भनक पड़ी है, अब क्या भनक पड़ी है उनके कानों में, कि यह तो गलत है ना? अब राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं। क्या? यानी कि कौन सी भनक? क्योंकि एक पिता के लिए ये बहुत ही एक तरह से बहुत ज्यादा इज्जत पे उनकी बात आ जाती है कि उनकी बेटी के बारे में बाहर वाले कोई उनसे आकर कुछ कहे। तो उन्होंने कहा कि मेरे कानों में ये बात पड़ी है। तो उन्होंने कहा, क्या? पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें तो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो हमने रखनी नहीं है, क्योंकि कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद है कि वो मैट्रिक पास होनी चाहिए, मैट्रिक यानी कि 10th क्लास, मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी थोड़ी करानी है।
या नौकरी तो नहीं करानी। अब राम स्वरूप जी कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनको लग रहा है कि लड़के की फैमिली वाले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, तो वो ऐसा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन उनको असल में जो लड़के वाले हैं उनकी सच्चाई का अभी तक पता नहीं है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई में एक ही बात होती है? अरे मर्दों का तो काम ही होता है पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, तो पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू हो, उनके परिवार की जो महिला हो, वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, यानी कि वो बाहर की चीजों पर ध्यान ना दे सके, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी भाषण ना पढ़ सके, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी लड़कियां, ऐसी बहुएं अच्छा घर बार नहीं चला सकती, अच्छा परिवार नहीं बना सकती। तो इस तरह से वो कहती है कि जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। राम स्वरूप जी, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ हाँ हाँ, यानी कि वो इस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करते हुए कहते हैं, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में। तो इस तरह से एक यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऐसी तालीमें भी हैं, ऊंची तालीमें भी ऐसी चीजों में से एक है। ऊंची तालीमें यानी कि उच्च दर्जे तक पढ़ाई करना। तो ये यहाँ पर गोपाल प्रसाद, जो कि स्वयं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनकी खुद की सोच इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा रूढ़िवादी है कि वो अपने घर की बहू को पढ़ाना लिखाना नौकरी कराना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए राम स्वरूप जी शंकर से कहते हैं, चाय और लीजिए। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद जी, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए वह मक्खन। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं। तो इस तरह से अब वो, क्योंकि जब लड़के वाले देखने आए हैं तो उन्हें अच्छे से उन्हें ट्रीट किया जाता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये एक तरह से लड़की के परिवार की इज्जत का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, और साथ ही ये दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें जो है उनकी बेटी ने बनाई है, या इस तरह से चीजें रखी जाती हैं। तो उनका अच्छी से उनकी खातिरदारी हो रही है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से कहते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। तो वो उनसे पूछते, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। उमा यानी कि उनकी बेटी, जिसको देखने के लिए लड़के वाले काफी देर से उनके घर पर आए हुए हैं। पान की तस्तरी हाथों में लेकर आती है, सादगी से भरे कपड़े हैं, गर्दन झुकी हुई है। बापू गोपाल प्रसाद की आंखें, गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यानी कि एक तरह से अब वो जिसको वो देखने आए हैं लड़की, उसका प्रवेश होता है, और पंडित गोपाल जो गोपाल प्रसाद जी हैं, वो बिल्कुल ध्यान से उसे देख रहे हैं। और राम स्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिताजी को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिख जाता है। यानी कि उस समय अभी तक वो गर्दन झुकाए आ रही थी, और अब वो प्लेट अपने पिताजी को देती है, तो नाक पर रखा हुआ जो रिम का चश्मा है वो दिख जाता है।
बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। उस चश्मे को देखकर बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ एक ही स्वर में चश्मा, यानी कि दोनों बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि जो लड़की जिसे वो देखने जा रहे हैं वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाती है। इस तरह से राम स्वरूप जरा सा सकपका जाते हैं, क्योंकि बेटी के बाप है, कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डर जाते हैं और कहते हैं, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखों में दुखनी आ गई थी। कई बार होता है ना कि आंखों में दर्द हो जाता है या छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, तो आई इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, तो उस कारण तो वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है, यानी कि कुछ आई इन्फेक्शन हो गया है जिस कारण इसको कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी संतुष्ट होकर, आप देखिए वो राम स्वरूप जी की बात से थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं और धीमे कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप जी वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी, चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है राम स्वरूप जी? हाँ, सितार भी और बाजा भी। अब वो कहते हैं, वो देखते हैं, एक एक चीज नोटिस करते हैं कि हाँ चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा कुछ गाना बजाना सीखा है? तो वो कहते हैं कि सुनाओ तो उमा एकाध गीत, यानी कि राम स्वरूप जी कहते हैं अपने सितार के साथ एकाध गीत सुनाओ। उमा सितार को उठाती है और थोड़ी देर बाद ही वह मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी कि क्योंकि अभी तक उसने शंकर की तरफ देखा नहीं है, उसने शंकर को एक तरह से देखा नहीं है, और अब जब वो गाते गाते वो गाना गा रही है बिल्कुल तल्लीनता से, बिल्कुल उसमें मग्न होकर, और अचानक उसकी आंखें जो है शंकर से मिल जाती है और वो गाते गाते रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार को रखकर अंदर जाने को उठती है, तो गोपाल प्रसाद जी उसे रोकते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी की है, यानी कि वो प्रश्न करते हैं, तो उमा बिल्कुल चुप हो जाती है। और इस तरह से राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप जी, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। तो एक तरह से उमा से किए गए सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर राम स्वरूप ही देते हैं, और उमा उसी तरह गर्दन झुकाए रहती है। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपका जाते हैं। यानी कि राम स्वरूप जी कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। यानी कि अब जब सारे उत्तर जो है राम स्वरूप जी दे रहे हैं, तो गोपाल प्रसाद जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या सारे सवालों के जवाब आप ही देंगे, अपनी बेटी को भी बोलने दीजिए। तो उसके बाद गोपाल प्रसाद जी जरा रूखी आवाज में कहते हैं, इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब राम स्वरूप जी कहते हैं उमा से, अपनी बेटी से, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, आवाज धीमी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं होती है,
लेकिन मजबूती उसकी आवाज में होती है। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, पसंद आ गई तो अच्छी है, वरना। यानी कि अब देखिए बिल्कुल वहां पर वही चल रहा है, यानी कि उमा से उसकी पसंद उसकी नापसंद कुछ भी नहीं पूछी जा रही है, बिल्कुल उसकी क्वालिटीज को, केवल उसके गुणों को बखान किया जा रहा है गोपाल प्रसाद जी के सामने। तो इस तरह से वो कहती है कि मैं क्या बोलूं, अगर कोई इंसान कुर्सी मेज खरीदने दुकानदार के पास जाता है तो सारी क्वालिटीज बताता है, खरीदार उसको देखता है, पसंद आ गई तो खरीद लेता है। अब राम स्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उमा, उमा यानी कि अपनी बच्ची, अपनी बेटी पर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि वो इस तरह से बातें क्यों कर रही है। तो राम स्वरूप जी जब कहते हैं तो उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही शुरुआत में कहा था कि चलिए आप कुछ बिजनेस की बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं कि इनसे जरा पूछिए, लड़कियों के दिल नहीं होते क्या, उनके चोट नहीं लगती क्या, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर। तो गोपाल प्रसाद जी ताव में आ जाते हैं, यानी कि गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतरवाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ये देखिए पूरी एकांकी है, एक नाटक के तौर पर यहाँ पर खेला जा रहा है। तो बिल्कुल सत्य, जिस तरह से सच में होता है वो सारी चीजें हो रही हैं। तो अब गोपाल प्रसाद जी थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या मुझे अपनी इज्जत उतरवाने के लिए यहाँ पर बुलाया था? उमा फिर से तेज आवाज में कहती, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। तो इस तरह से, क्योंकि उमा जो है शंकर को पहचान जाती है और फिर वो उनसे उनके बेटे के बारे में कहती है कि वो कहती है कि आप अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं होती जो आप इतनी देर से ये नापतोल कर रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है, ये गलत है, ये ऐसी है वैसी है, या इनका घर ऐसा है। तो क्यों ना आप अपने साहबजादे से क्यों नहीं पूछते कि जो ये लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगा रहे थे और फिर इनको वहां से कैसे भगाया गया था। अब शंकर जो है बिल्कुल, उसको सारी बातें समझ में आ जाती है, सब कुछ उसको याद आ जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद जी इन सभी बातों से अनभिज्ञ है, उन्हें वो सारी बातें नहीं पता है कि उनके बेटे ने क्या कुछ किया है अपने जीवन में, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, पैसे वाले बाप का बेटा है। तो वो क्या है कि वो अपना पढ़ाई से जुड़ा हुआ समय इधर उधर की बातों में लगाता है। तो गोपाल प्रसाद जी बिल्कुल इस बात से अनजान है और वो चौंक कर कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ती हो? वो इस बात से और ज्यादा चौंक गए कि क्या इसको कैसे पता कि ये लड़कियों के हॉस्टल में गया था, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ती होगी, क्योंकि उन्हें तो लड़की जो है केवल 10th पास चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का तो ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अब राम स्वरूप जी फिर से अपनी बेटी पर गुस्सा होते हैं, वो उनको कहते हैं उमा, उमा, यानी कि बार बार उन्हें डांटते हैं कि रुक जाओ, मत बोलो। गोपाल प्रसाद जी खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, चलता हूं। बेत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना होता है। आओ बेटे चलो। तो इस तरह से अब वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें खुल गई हैं, सारी बातें खुल गई हैं। तो वो कहते हैं आओ बेटे चलो। उमा कहती है जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह जरा पता लगाइए
कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन, बैकबोन। तो एक तरह से पंडित जो गोपाल बाबू जी है, उनके चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन, और दोनों ही बाहर चले जाते हैं और बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और सहसा उमा भी चुप हो जाती है। यानी कि वो बिल्कुल सारी सच्चाई उस लड़के की उनके सामने लाकर रख देती है, उनके पिताजी के सामने लाकर रख देती है कि आप जरूर चले जाइए और जाकर अपने बेटे से, अपने लाडले से ये पूछिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन, बैकबोन है भी या नहीं। तो राम स्वरूप जी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डर जाते हैं और वहां पर कुर्सी में बैठ जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और जो इतना ज्यादा हल्ला सुनकर, शोर शराबा सुनकर उनकी जो माँ है वो अंदर से दौड़ते हुए आती है, घबराहट से आती है और उमा रो रही है। प्रेमा उमा उमा रो रही है, यानी कि उमा जो है वो रो रही है और इस तरह से पर्दा गिरता है। तभी जो रतन है वो आ जाता है मक्खन लेकर, यानी कि एक तरह से जो रतन है वो मक्खन लेकर आ जाता है और सभी रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। यानी कि यहाँ पर जो लड़की है उमा, उसने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई, काफी ज्यादा एक तरह से अपने साथ जो जिस तरह से लोग अभी तक लड़कियों के बारे में जो रूढ़िवादी विचारधारा लेकर चल रहे थे, उस विचारधारा को तोड़ा है कि जो लड़कियों की शादी करना कोई बिजनेस नहीं है, या उनको आप घर की नौकरानी बनाकर नहीं रख सकते, या आप उनके एक तरह से जो उनके सपने हैं, उनके जो विचार हैं, उनको आप कुंठित नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। लास्ट 2 सेशन से हम यहाँ पर चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में, और देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर है। मर्ज, मर्ज का अर्थ होता है रोग, और इंटेंस, इंटेंस का अर्थ होता है कक्षा 11। करीने से यानी कि ठीक ठाक, तालीम यानी कि शिक्षा, कमबख्त यानी कि अभागा। तो ये शैली जो लिखी गई है यहाँ पर लेखक ने, वो संवादात्मक शैली है, यानी कि डायलॉग्स के रूप में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, और साथ ही व्यंग्यात्मक शैली भी है, यानी कि क्योंकि बीच में जो संवाद हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा हंसी मजाक की बातें हो रही है। अब हम यहाँ पर आते हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, उमा को पाउडर आदि सौंदर्य सामग्री से नफरत क्यों है? चैप्टर आपने पढ़ा है। ये छोटे छोटे प्रश्न केवल आपके लिए है, पुनरावृत्ति इसलिए कहा है ताकि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर चैप्टर को अपने दिमाग में फिर से रिवाइज करें। दूसरा है, राम स्वरूप प्रेमा के किस स्वभाव के कारण परेशान हो उठते हैं? राम स्वरूप उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में क्यों है? उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक गई? तो चैप्टर, अगर इन 5 प्रश्नों के जवाब आप दे देते हैं तो इसका मतलब आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न हैं, पाठ से जुड़े हुए जो हमारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे अभ्यास का, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था। अगर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं तो इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, यानी कि कहाँ तक ठीक है, ये तुलना करना कहाँ तक ठीक है? तो क्या आप यहाँ पर उत्तर देंगे? तो देखिए, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक बात कहते हैं कि एक हमारा जमाना था, कहकर वो जिन मापदंडों पर आज के समय की अपने समय के साथ तुलना कर रहे हैं, उस तरह की तुलना केवल और केवल एक पक्षीय है, यानी कि ये
अतर्क संगत है, यानी कि इसमें कोई भी तर्क नहीं है। आप पुराने जमाने की बातों का आज के समय के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही, देखिए, कई कई पहलुओं में ये सही भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पहलुओं में ये काफी हद तक गलत है कि आप पुराने समय के साथ आज के समय को कंपेयर कर रहे हैं। खास तौर पर जिस जिस जैसी स्थिति महिलाओं की थी पुराने समय में, कि उनके लिए काफी सारे निषेध थे, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको पर्दे में रहना पड़ता था, वो अपने मन की बात को नहीं रख पाती थी किसी के सामने, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती थी, या एक तरह से उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह संबंधित कुरीतियां थी, और अगर वो एक तरह से शादी के बाद अगर कोई जो महिला है उसके पति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, उसको किसी शुभ काम में नहीं आने दिया जाता था। तो बहुत सारी कुरीतियां थी उस समय पर, बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी। लेकिन आज अगर हम उन सब चीजों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी अतर्क संगत है, यानी कि उनका कोई भी कंपेयर यहाँ पर नहीं है। तो उन्हें उचित मानदंडों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो सही चीजें हैं केवल उनके बारे में बात करनी चाहिए। आज के समय में हुई तरक्की को भी अपने समय से तुलना करनी चाहिए। उन्हें अगर तुलना करनी ही है, अगर कंपेयर करना ही है, तो ये देखना चाहिए कि आजकल महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं, आज की महिलाएं क्या क्या काम करने लगी हैं, पढ़ लिख कर कितनी पॉजिटिविटी, कितनी सकारात्मकता समाज में आ गई है। तो वो सारी चीजें भी उन्हें कंपेयर करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही अतर्क संगत है, और निष्पक्ष तुलना के माध्यम से आज के समय में और उनके समय में अंतर को स्पष्ट करना चाहिए, यानी कि निष्पक्ष तुलना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तब का ही समय अच्छा था या आज का समय खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। एक निष्पक्ष तुलना करनी चाहिए कि उस समय क्या चीजें गलत थी और क्या चीजें सही थी, आज क्या चीजें गलत हैं और क्या चीजें सही है, वो सारी चीजें कंपेयर करनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा अतर्क संगत उनकी ये पंक्ति थी कि एक हमारा जमाना था हर बात पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और व्यवहार के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। देखिए, एक तो उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल जहां तक वो पढ़ना चाहती है, जैसे वो पढ़ना चाहती है, ऐसे पढ़ाया है, यानी कि उच्च शिक्षा दिलवाई है, और उसके बाद एक सामान्य व्यवहार के रूप में वो उस शिक्षा को, उस बात को छिपा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी मैट्रिक पास है, 10th पास है। तो ये किस विरोधाभास को उजागर करता है। तो देखिए, राम स्वरूप जी, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर को। राम स्वरूप जी जिस प्रकार से अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं, तो वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह किस प्रकार से रूढ़िवादी विचारधाराओं के सामने विवश है। वो ये दिखा रहे हैं कि जो ये पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता जो चली आ रही है महिलाओं के लिए, उसके सामने वो विवश हैं। यानी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो बेटी है उसको, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी, उसको कहा जाएगा कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी है तो ये परिवार को नहीं संभाल सकती, ये घर को नहीं संभाल सकती, ये बड़ों का सम्मान नहीं कर सकती, या इसको घर से बाहर जाने की ज्यादा लत लगी रहेगी, या ये घर से बाहर जाने की चेष्टा करेगी, ये घर को नहीं संभाल पाएगी। तो इस तरह से वो इस कारण की जो पुरानी विचारधारा है उनके सामने वो विवश है, और यह उनकी समाज में फैली अवधारणाओं के प्रति विवशता को प्रदर्शित करता है। यानी कि समाज में जो लड़कियों के लिए जो एक मानसिकता बनाई गई है, आज के समय भी अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले लोग लड़की पर ही उंगली उठाते हैं, लड़कियों के लिए ही बातें बनाते हैं। तो यही हमारे समाज की एक मानसिक तरह विचारधारा बन गई है, एक अवधारणा महिलाओं के प्रति बन गई है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और शायद आगे जो है इसको काफी हद तक ये परिवर्तित हो जाएगी।
तो इस तरह से बहुत ही सुंदर उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए लेकर राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। यानी कि वो तो अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी रुकावट आए, कोई भी व्यवधान आए। उनको लगता है कि गोपाल प्रसाद की फैमिली पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली है और वो धीरे धीरे सब कुछ समझ लेगी, लेकिन वो उमा से इस प्रकार के व्यवहार की एक तरह से अपेक्षा रखते हैं कि उमा यहाँ पर अच्छा बिहेव करेगी, उमा अच्छे से पेश आएगी, उमा अच्छे से लोगों का आदर सत्कार करेगी। लेकिन ये उचित क्यों नहीं है कि हमेशा मतलब लड़कियां ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। तो यहाँ पर राम स्वरूप अपनी पुत्री से उसके उचित उच्च शिक्षा वाले आचरण, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है जो उच्च शिक्षा वाला आचरण है उसको छोड़ दे, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे बनी रहे जैसे वो बहुत ज्यादा सीधी सादी है, सरल है, उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ बोल नहीं सकती, वो कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। तो इस तरह से वो इस तरह के आचरण करने का मांग कर रहे हैं जो कि एक शिक्षित महिला के लिए उचित नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी पुत्री समाज में पुरुष वर्चस्व को स्वीकार करे और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करे, जबकि विधि के समक्ष सभी समान है, सबके अधिकार समान है, कोई भी किसी से उसकी आशा, उसकी उच्च शिक्षा की अभिलाषा को नहीं छीन सकता। इस प्रकार राम स्वरूप जी की ये जो अपेक्षा है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रश्न 3 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बार प्रश्न 4 को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए लास्ट में जब जो उमा है, जब वो लोग घर से जा रहे होते हैं तो उमा एक बात कहती है कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, ये जरूर पता लगाइए, उसकी बैकबोन है या नहीं। तो इस कथन के माध्यम से वो शंकर की किन कमियों को उजागर करना चाहती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो निम्न कमियां शंकर में है उन्हें उजागर करना चाहती है। जैसे शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है, जैसे उसने ही बताया था कि वो लड़कियों के हॉस्टल में घुसा था और कई बार उसने चक्कर लगाए थे वहां पर। और दूसरा, शंकर का खुद का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है और उसने जो एक लाइन बोली थी कि मैं 2-3 साल का मार्जिन लेके चलता हूँ, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, वो अपने काम को ध्यान से नहीं करता, नहीं पढ़ता है, उसका कॉलेज केवल और केवल उसकी आवारागर्दियों के लिए है। तो इस तरह से शंकर का खुद का अभी तक कोई वजूद नहीं है, यानी कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता, केवल अपनी पिताजी की ही सुनता है और उन्हीं के अनुसार कार्य भी करता है, यानी कि वो खुद से अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकता। और तीसरा, शंकर नौजवान होने के बावजूद सीधे नहीं बैठ सकता और यही कथन उसकी सारी कमजोरी की ओर संकेत करती है, यानी कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है और फिर भी वो इस तरह से झुककर बैठता है, तो यहीं पर उसकी सारी कमजोरियां पता चल जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न 4 तक अपने प्रश्नों को पढ़ लिया है। बाकी आगे भी यहाँ पर प्रश्न 5 और प्रश्न 6, प्रश्न 7 ये सारे आपको दिए गए हैं और ये पूरा जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी सारे अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें हैं, तो आप घर पर जाइए और इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए चैप्टर को, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने में तो नेक्स्ट सेशन में इस बात को जरूर डिस्कस करें। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।